ओके, तो अभी हम लोग जो है वो अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। सी आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। जो अपना पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और अभी जो है हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस। सो आप लोग अपने पीडीएफ जो टेक्स्ट बुक है उसको ओपन कर सकते हैं और जो मेजर कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करके अंडरलाइन कर सकते हैं, सॉर्ट आउट करके उसको जो है वो नोट्स में भी लिख सकते हैं, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं उसको। सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस में हमको जो है वो पहले तो जनरल हेल्थ के बारे में स्टडी करना है, व्हाट इज़ मीन बाय हेल्थ। देन हमको जो है वो कुछ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम स्टडी करना है, अपना जो डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यूनोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हमको इम्यूनोलॉजी स्टडी करना है उसके बाद में। फिर हमको कुछ कॉमन बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ना है, डिजीज़ेस के बारे में पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मीन बाय द हेल्थ। तो हेल्थ की मीनिंग क्या होती है? पहले कई ईयर तक के लोग जो है वो ये सोचते थे कि हेल्थ का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ डिजीज़। मतलब एक पर्सन जो है वो देखने में एकदम हेल्दी दिखता है, अपीयर होता है हेल्दी, उसको कोई डिजीज़ नहीं है, कोई इन्फेक्शन टाइप का नहीं है, तो हमको लगता था कि वो, हम बोलते थे कि वो दैट पर्सन दैट इज़ वेरी हेल्दी, वो हेल्दी है। सो प्रीवियस जो कंसेप्ट था इट वाज जस्ट द अब्सेंस ऑफ डिजीज़। सो एज यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन, हेल्थ जो है वहाँ पर उसको थोड़ा ब्रॉड सेंस में डिफ़ाइन किया है। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज़। मतलब ये अब्सेंस ऑफ डिज़ीज़ या कि फिर इसको हम लोग फिज़िकल फिटनेस बोलेंगे, तो सिर्फ डिज़ीज़ का अब्सेंस होना या फिज़िकली किसी पर्सन का फिट होना ये हेल्थ का सिंबल नहीं है। सो व्हाट इज़ बेसिकली देन हेल्थ। तो हेल्थ क्या है फिर ऐसे में? हेल्थ को थोड़ा ब्रॉड वे में अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको करेंटली डिफ़ाइन किया है, डिस्क्राइब किया है। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो न्यू डेफिनेशन है हेल्थ की, वो है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड सोशल फिटनेस, दैट इज़ सोशल वेलबींग। तो ये 3 एस्पेक्ट है, इनको देखना होता है, इनको कवर किया गया है। एक तो इंसान का फिज़िकली फिट रहना तो ज़रूरी है, मतलब कि हेल्दी होने के लिए किसी पर्सन को कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिज़िकली फ़िट हो, मेंटली काम रहना चाहिए, यानी कि वो अपने दिमागी तौर पर जो है वो पूरी तरह से फिट होना चाहिए, उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। फिर उसको सोशली फिट होना चाहिए। सोशल वेलबींग मीन्स के वो अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में बहुत सेफ फील करना चाहिए और अपने आप को जो है वो कहीं पर एलियन फील नहीं करना चाहिए, ये उसकी सोशल फिटनेस है। सो तीनों एस्पेक्ट जो है वो ध्यान में रखे जाते हैं हेल्थ को कंसीडर करने में। फिज़िकल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस है एंड सोशल वेलबींग है। सो ये है करेंट डेफिनेशन। हम लोग जिस फील्ड में, जिस साइंस में हेल्थ को जो है स्टडी करते हैं, दैट साइंस इट इज़ कॉल्ड एज द हाइजीन। सो हाइजीन इज़ बेसिकली इट इज़ अ साइंस इन विच द हेल्थ इज़ स्टडीड, जिसमें हम लोग जो है वो हेल्थ को स्टडी करते हैं। तो हमको जो है वो अच्छी हेल्थ ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन से मीज़र्स लेने होंगे, तो यहाँ पे कुछ बेसिक मीज़र्स दिए हुए हैं टू अचीव गुड हेल्थ। सो वी हैव टू टेक अ हाइजीनिक बैलेंस्ड डाइट, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाइजीन का मतलब अपने क्लीनलीनेस है, साफ़ सफाई है, अपनी पर्सनल भी और जहाँ पर हम रह रहे हैं अपने इन्वायरमेंट की भी। और फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूरी है उसके लिए। डिज़ीज़ के बारे में हमको मालूमात होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और अगर हमको कोई ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो हमको अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। सो दीज आर ऑल द बेसिक एस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ। फिर उसके बाद में हम इतना सब कुछ जो है वो मेज़र लेने के बाद भी कंटिन्यूसली बहुत सारे अलग अलग फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से घिरे हुए हैं। मतलब जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं, जो फूड हम इंटेक करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो क्लीननेस मेंटेन करके भी जो है हम डिजीज़ से बचे रहें। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम बहुत सारे अच्छे मीज़र्स लेते हैं लेकिन फिर भी हमको कभी कभी कोई ना कोई जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट हो जाता है। सो एवरी डे वी आर एक्सपोज टू वेरियस काइंड्स ऑफ फॉरेन बॉडीज़।
जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं, बहुत सारे पैरासाइट्स आते हैं। तो ये कंटिन्यूसली हमारे बॉडी के सराउंडिंग में रहते हैं, हमारी बॉडी पर भी रहते हैं। हम जो वाटर और एयर, वाटर जो ड्रिंक करते हैं, एयर जो ब्रीथ करते हैं, उसके अंदर भी रहते हैं। तो ये कंटिन्यू हमारी बॉडी में जाते रहते हैं। तो फिर भी हम और बहुत जल्दी जो है वो बीमार नहीं पड़ते हैं अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो। तो इसके लिए एक सिस्टम है जो कंटिन्यू हमको प्रोटेक्ट करता रहता है हमारे बॉडी के अंदर से, डिजीज़ेस से, पैरासाइट से। उसी को हम लोग, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और उस सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द इम्यून सिस्टम एंड द इम्यूनिटी। तो पहले हम लोग जो है वो इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको हम लोग पहले स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इम्यूनिटी को हम जो है वो डिफ़ाइन करते हैं ना। इम्यूनिटी जो है, as you can see on the screen, immunity is the term immunity has traditionally referred to as resistance exhibited by the host towards injury caused by pathogen and their product। तो ट्रेडिशनली एक मतलब एक क्लासिकल डेफिनेशन जो है इम्यूनिटी की वो ये है कि हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस मिलना। रेजिस्टेंस मतलब कि प्रोटेक्शन मिलना। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलना? पैथोजन के अगेंस्ट और पैथोजन से रिलीज़ होने वाले प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट। तो पैथोजन जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो कुछ अपने टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जिसको हम लोग पैथोजेनिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब वो जो टॉक्सिन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर द प्रोटीन। तो वो प्रोटीन होते हैं, पैथोजन के लिए तो वो प्रोटीन होते हैं, बट हमारी बॉडी के लिए वो फॉरेन प्रोटीन होते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए वो फॉरेन प्रोटीन होने की वजह से हमारी बॉडी उसकी वजह से बीमार हो जाती है, सिक हो जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम है जो हमको कंटिन्यू प्रोटेक्शन देता रहता है उन प्रोटीन्स के अगेंस्ट और वो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। उसी सिस्टम को हम लोग जो है इम्यूनिटी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इट इज़ कॉल्ड एज द इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी को सबसे इस कंसेप्ट को सबसे पहले जो है डिस्क्राइब किया था एडवर्ड जेनर ने। और एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले जो है वो वैक्सीन बनाया था जो वैक्सीन था काउ पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन। काउ पॉक्स एक टाइप का स्मॉल पॉक्स के जैसा ही पॉक्स होता है जो यूजुअली जो है जो मिल्क मेड्स होते हैं उनको होता है, मतलब दूध निकालने वाले जो लेडीज़ होते हैं उनको होता है, क्योंकि ये काउ से जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर फैलता है। तो उसने सबसे पहले एक प्रोटेक्टिव वैक्सीन डिस्कवर किया था जो कि प्रिवेंट करता था, प्रोटेक्ट करता था काउ पॉक्स को होने से, रोकता था वो। तो एडवर्ड जेनर को जो है इसको हम लोग जो है वो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कंसिडर करते हैं। नाउ इम्यूनोलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड इम्यूनिस से बना हुआ वर्ड है। सो इम्यूनिस की मीनिंग होती है टू एग्जेम्प्ट होना, यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करना, फ्री करना। सो इम्यूनोलॉजी जो है वो इम्यूनिस से बना हुआ वर्ड है। इसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट करना, बॉडी को फ्री करना या एग्जेम्प्ट करना अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट पावर है, अंदर से बनी हुई एक ऐसी ताकत है जो हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ती रहती है और हमारी बॉडी को किसी भी टाइप के डिजीज़ से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। सो दिस इज़ कॉल्ड द इम्यूनिटी और इसी की स्टडी को हम लोग जो है वो इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। ना इम्यूनोलॉजी जो है इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बार बार हमको डिस्कशन करने में आती हैं। एक जो है वो एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडी। तो ये दोनों कॉमन टर्म्स हैं जो जब भी हम इम्यूनोलॉजी को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे ये टर्म्स बार बार रिपीटेडली आते रहती हैं। तो एंटीजन जो होता है, एंटीजन इट इज़ एनी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन का मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को बिलोंग ना करता हो, और जब वो हमारी बॉडी में इंटर हो जाए, किसी भी सोर्स से, किसी भी ज़रिए से इंटर हो जाए, तो हमारी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट ना करे और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई जो है एक्शन प्रोड्यूस करे। मतलब हमारी बॉडी जो है उसको बाहर निकालने की कोशिश करे या उसको किल करने की कोशिश करे। तो ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को बिलोंग नहीं करते हैं और जब हमारी बॉडी में इंटर होते हैं तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करती है बॉडी, ऐसे सभी सब्सटेंस को हम लोग जो है एंटीजन बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर होता है तो हमारी बॉडी उसको बाहर निकालने की या उसको किल करने की कोशिश करती है, लेकिन कभी वो एंटीजन ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमारी बॉडी उसको इरेडिकेट नहीं कर पाती है, यानी उसको ख़त्म नहीं कर पाती है।
तो हम फिर जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। बट बॉडी जो है उसके रिस्पॉन्स में कोई ना कोई प्रोटीन ज़रूर प्रोड्यूस करती है हमेशा। तो जो प्रोटीन हमारी बॉडी एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करती है, उसको रोकने के लिए या उसको किल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उस प्रोटीन को हम लोग जो है एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। सो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं, दीज आर द प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन। तो कोई स्पेसिफिक एंटीजन जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी ज़रूर प्रोड्यूस करती है। तो हम लोग जो है वो आगे के चैप्टर में देखेंगे और डिटेल में कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी हमको आगे पढ़ना है, और एंटीबॉडी जो है वो कैसे काम करते हैं, ये सभी चीज़ें हमको जो है वो स्टडी करना है। बट पहले हमको जो दिया हुआ है वो है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहले हम लोग उसके टाइप्स को स्टडी कर लेते हैं। अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको दो मेन कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया यहाँ पर। एक जो है उसको हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द नेचुरल इम्यूनिटी। इसको नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं हम लोग। और इन्नेट इम्यूनिटी जो है इसको इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इनबॉर्न इम्यूनिटी मतलब वो इम्यूनिटी जो राइट फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट हो, यानी जब हम पैदा होते हैं तो हमको गॉड ने हमारी बॉडी को कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म दिए होते हैं जिससे हमारी बॉडी जो है वो वेरियस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ सकती है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो वो इम्यूनिटी जो राइट फ्रॉम द बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है, उसके लिए हमको जो है वो प्रायर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सपोज़र की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में आएंगे, कोई एंटीजन हमारी बॉडी में जाएगा तभी जो है इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो ऐसा नहीं होता है। इनबॉर्न इम्यूनिटी जो है वो रेडी मेड इम्यूनिटी होती है, जो बाय बर्थ हमको जो है वो गॉड की तरफ से गिफ्टेड होती है। सो ये एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि नेचुरल होती है। एज यू कैन सी हियर, इट इज़ द नेचुरल और इनबोर्न डिफेंस सिस्टम। और इसको जो है वो कोई प्रायर कॉन्टैक्ट मतलब प्रायर एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पहले कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाए और फिर ये इम्यूनिटी डेवलप हो, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और ना ही इसको इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन। मतलब इस इम्यूनिटी के लिए हमको जो है वो कोई इंजेक्शन लेने की या कोई टीका लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये इम्यूनिटी राइट फ्रॉम द बर्थ होती है। तो ये इम्यूनिटी जो है वो कैसे वर्क करती है, तो इसमें ज़्यादा करके जो इम्यूनिटी वर्क करती है ये वाली, ये तो सबसे पहले वर्क करती है प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ एंटीजन। मतलब ये एंटीजन को हमारी बॉडी में एंटर होने से ही रोकती है। और दूसरा कि कभी अगर ये इंटर हो जाए तो हमारे ब्लड लेवल पर जो है बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो इसको वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचने से रोकते हैं। वाइटल ऑर्गन और ऐसे ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लंग्स हैं। तो जो मेजर बॉडीली फंक्शन है, जो बॉडी प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, उनके साथ में इंटरफेयर करने से एंटीजन्स को रोकती है ये इम्यूनिटी। तो एक तो या तो ये डायरेक्ट प्रिवेंट करेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में इंटर होने से, और दूसरा कि फिर ये डायरेक्ट जो है वो किल भी कर सकती है। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं हमारे ब्लड लेवल पर जो डायरेक्ट जो है एंटीजन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट किल भी करते हैं। सो दिस इज़ द इन्नेट इम्यूनिटी। देन इन्नेट इम्यूनिटी जो वर्क करती है वो सर्टेन बैरियर्स पर वर्क करती है। तो कुछ बैरियर्स हैं यहाँ पे। बैरियर्स उनको बोलते हैं ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोटीन या ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में इंटर होने से रोकेंगे, और अगर बाय चांस वो इंटर हो गए हैं तो उनको प्रोपागेट होने से रोकेंगे। प्रोपागेट का मतलब कि उनको फैलने से रोकेंगे, उनको मल्टीप्लाई होने से रोकेंगे। तो डिफरेंट टाइप के जो है वो बैरियर्स दिए हुए हैं अभी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला बैरियर है वो है एपिथेलियल सरफेस बैरियर। एपिथेलियल सरफेस बैरियर ये एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ रहता है, और इसके अंदर जो है वो दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज़ हैं। एक तो हमारी स्किन है और दूसरा हमारी म्यूकस कवरिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो स्किन जो होती है वो थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट रहती है, और स्किन जो है ये हमारे एक ऐसा बैरियर बनाती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकती है। तो हम देखेंगे कि जहाँ जैसे कभी हमको जो है वो बाय चांस कहीं पर जो है एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है, कहीं पर हमको कुछ कट जाता है, कट लग जाता है, तो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर जो है वो एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल
क्रीम्स हमको वहाँ पर अप्लाई करने के लिए देते हैं। वो इसलिए देते हैं ताकि वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो हमारी बॉडी में इंटर भी ना हो पाए, और फिर धीरे धीरे हमारा जो हीलिंग सिस्टम है, तो हमारे हीलिंग सिस्टम से हमारी जो इंजरी है वो हील हो जाएगी, बाद में भर जाएगा हमारा जो जख्म रहेगा वो। तो एक तो स्किन है जो सब जगह पर प्रेजेंट है और वो प्रोटेक्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इंटर होने से। बट ऐसा नहीं है कि स्किन जो है वो हमारी बॉडी में सब जगह पर प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल ओपनिंग्स हैं, जैसे ओरल ओपनिंग है, मतलब हमारा माउथ है, नेज़ल ओपनिंग है, रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स हैं, एनल ओपनिंग है। तो इस तरह से कुछ ओपनिंग है, आइज़ हैं, तो जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो इंटर हो सकते हैं। ये ऐसे पार्ट हैं जो एक्सपोज्ड पार्ट हैं। तो नेचर ने ऐसी जितनी भी ओपनिंग्स हैं वहाँ पे कोई ना कोई अदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म रखा है। जैसे अगर हम एग्जांपल में लेते हैं हमारे ओरल ओपनिंग को, यानी माउथ की ओपनिंग को, तो माउथ की जो ओपनिंग है, मतलब हमारा माउथ हो गया, उसके बाद में फिर इसोफेगस है, उसके बाद में फिर जो स्टमक और इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, तो ये इंटरनली जो है ये लाइंड होता है म्यूकस सेल्स से। तो यहाँ पर हमको जो है वो म्यूकस सेल्स मिलेंगे, और ये जो म्यूकस कवरिंग रहती है, ये म्यूकस कवरिंग जो है अगर बाय चांस ओपनिंग्स से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी में इंटर हो जाता है तो उनको वहाँ पर ट्रैप कर लेते हैं, उनको रोक लेते हैं। तो ये हमारी बॉडी का फिज़िकल बैरियर भी बनाते हैं। और मतलब स्किन हो गई, म्यूकस कवरिंग हो गई, तो ये हमारी बॉडी का फिज़िकल बैरियर बनाते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज़म को फिज़िकली बॉडी के अंदर जो है वो इंटर होने से रोकते हैं। फिर ऐसे ही हम देखेंगे कि हमारी जो नोज़ है, तो नोज़ में वहाँ पर स्मॉल जो है वो फाइन हेयर्स हैं। तो कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है अगर नोज़ से इंटर होना चाह रहा है तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो हेयर के अंदर ट्रैप हो जाता है, नेज़ल ओरिफिस में, ओरिफिस मतलब ओपनिंग में। और इसी तरह से अगर नेज़ल ओपनिंग के वो आगे जा रहा है, मतलब ट्रैकिया में जा रहा है, तो ट्रैकिया में जो है वो सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। दैट सिलिएटेड एपिथेलियम इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ गॉबलेट सेल्स। वहाँ पर बीच बीच में गॉबलेट सेल्स भी होते हैं। तो ये जो गॉबलेट सेल्स होते हैं ये म्यूकस रिलीज़ करते हैं, वो म्यूकस के अंदर जो है ट्रैप हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म। कभी कोई डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में इंटर हो जाता है तो हमको जो है वो स्नीजिंग और कफिंग होती है, मतलब स्नीजिंग एक्शन और कफिंग एक्शन से हमारी बॉडी उसको बॉडी के बाहर थ्रो आउट करने की कोशिश करती है, बाहर फेंकने की कोशिश करती है। तो कफ रिफ्लेक्स हो गया, स्नीजिंग रिफ्लेक्स हो गया, ये सब जो है वो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म के एंट्री होने के बाद में उसको बाहर निकालने वाले मैकेनिज़्म है। सलाइवा जो है हमारा कंटिन्यू जो है वो बनता रहता है, उसके अंदर भी जो है बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे रहते हैं जो प्रोटियोलाइटिक रहते हैं, मतलब बैक्टीरियोलाइटिक रहते हैं, जो बैक्टीरिया की जो प्रोटीन की बनी हुई सेल वॉल होती है उसको डिग्रेड करते हैं। फिर ऐसे ही हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर भी बहुत सारे जो है वो बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट के जो बैक्टीरिया रहते हैं, इन बैक्टीरिया को एक्सपेल करने के लिए, मतलब इनको ख़त्म करने के लिए हमारा जो यूरिन फ्लशिंग होती है, फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन, ये भी बहुत सारे बैक्टीरिया को बॉडी के बाहर जो है वो रिलीज़ करता है। ऐसे ही जो स्पर्म रिलीज़ होता है, स्पर्मेटिक फ्लूइड रिलीज़ होता है, उसके अंदर स्पर्माइन नाम का एक प्रोटीन होता है, जिंक आयंस होते हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी करते हैं। मतलब अगर बाय चांस कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म, कोई बैक्टीरिया उसके अंदर आ गया है तो स्पर्माइन और जिंक जो है उसको किल करते हैं। ऐसे ही हमारे सलाइवा में, हमारे टीयर में जो आंसू निकलते हैं, जो टीयर निकलते हैं, वहाँ पर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है या लाइसोजाइम जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन भी बैक्टीरियोलाइटिक होता है और ये भी बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो लाइसोजाइम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक नॉलेज एनहांसर का पैराग्राफ दिया हुआ है। सो कंजंक्टिवा इज़ फ्रीड फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल बाय फ्लशिंग एक्शन ऑफ लैक्रिमल सिक्रीशन। लैक्रिमल ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे अपर आईलिड में होते हैं, यानी हमारी जो ये ऊपरी पलक होती है, आईलिड जो होती है, यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये कंटिन्यूसली जो है वो एक फ्लूइड रिलीज़ करते रहते हैं जिसको हम लोग लैक्रिमल फ्लूइड बोलते हैं। इस लैक्रिमल फ्लूइड में भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। और लाइसोजाइम जो होता है इसको सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, जिसने एंटीबायोटिक को डिस्क्राइब किया था उसी में। तो ये एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी रखता है। और थर्मोलेबाइल प्रोटीन है। थर्मोलेबाइल का मतलब होता है कि हीट सेंसिटिव है, मतलब हीट से आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लो मॉलिकुलर वेट है, बेसिक प्रोटीन है और ज़्यादा जो है ये एक्ट करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट।
ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम लोग ग्राम स्टेनिंग के थ्रू, जो ग्राम स्टेन होता है उसके थ्रू हम लोग जो है वो स्टेन कर सकते हैं। 11th में जो सेल वाला चैप्टर था हमने उसके अंदर ग्राम स्टेनिंग का जो है थोड़ा सा प्रोसीजर भी स्टडी किया है कि ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर हम लोग बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में क्लासीफाई करते हैं। तो यूजुअली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट लाइसोजाइम जो है ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। तो ये हमारे सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है और हमारे टीयर में भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट बैरियर हो गया जिसको हमने एपिथेलियल सरफेस या फिजिकल बैरियर बोला है। फिर नेक्स्ट जो बैरियर है वो है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यूज़। कुछ ऐसे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं और ब्लड में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे ब्लड और टिश्यूज़ में प्रेजेंट हैं, इसके अंदर आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है जो बहुत सारे प्रोटीन्स का बना हुआ सिस्टम होता है। नियर अबाउट 30 सीरम प्रोटीन्स इसमें आते हैं। मोस्ट ऑफ दीज प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय लीवर। ज़्यादा करके जो प्रोटीन होते हैं लीवर में सिंथेसाइज होते हैं और ये ग्लोब्यूलिन कैटेगरी के प्रोटीन होते हैं, मतलब ग्लोब्यूलर टाइप के प्रोटीन होते हैं और ये हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में इंटर करता है तो ये एंटीजन एंटीबॉडीज़, एंटीजन के ऊपर जब एंटीबॉडी रिएक्ट करता है तो एंटीबॉडी उसकी एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको किल करता है। तो एंटीबॉडी के फंक्शन को जो है वो इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होता है। बहुत सारे 30 प्रोटीन्स एक के बाद एक दूसरे को जो है एक्टिवेट करते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं और इनके सीरियली एक दूसरे को जो है वो एक्टिवेट करने की जो साइकिल होती है इसी को हम लोग बोलते हैं कैस्केड साइकिल, या इसको बोला जाता है कैस्केड सिस्टम। सो यहाँ पर जो है दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। तो ये जो सिस्टम होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये कैस्केड फॉलो करता है। कैस्केड का मतलब होता है एक सिक्वेंशियल रिएक्शन, मतलब एक सीक्वेंस में एक प्रोटीन का दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करना, फिर दूसरे का तीसरे को एक्टिवेट करना, तीसरे का चौथे को एक्टिवेट करना। तो ऐसे फाइनली जो है ये एंटीजन एंटीबॉडी जो फॉर्मेशन है, जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बनाने में और फिर एंटीबॉडी के थ्रू एंटीजन को किल करने में जो है वो हेल्प करवाती है। फिर ये और यहाँ पर जो है वो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम लोग इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। इंटरफेरॉन जो होते हैं ये साइटोकाइन कैटेगरी के प्रोटीन होते हैं। साइटोकाइन जो होते हैं दीज आर द सिग्नलिंग प्रोटीन। मतलब जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर हो गया है और अगर हमारे बैरियर ने उसको रोक नहीं पाया है तो हमारी बॉडी में कुछ सिग्नलिंग प्रोटीन होते हैं। देयर आर सम सिग्नल जनरेटेड बाय द बॉडी। ब्लड के अंदर सिग्नल जनरेट होता है और ये सिग्नल जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है और हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको एक्टिवेट करता है। तो साइटोकाइन कैटेगरी में जो है वो सबसे कॉमन जो है वो इंटरफेरॉन्स आते हैं। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं वायरस के अगेंस्ट इन्फेक्टेड सेल्स को। मतलब हमारी बॉडी के वो सेल्स जो जिनको वायरस ने इन्फेक्ट किया है उनके अगेंस्ट जो है ये ज़्यादा वर्क करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो बैरियर की कैटेगरी है वो है सेलुलर फैक्टर। सेलुलर यानी सेल्स लेवल पर जो बैरियर है, सेलुलर फैक्टर्स इन इन्नेट इम्यूनिटी। तो ये सेलुलर फैक्टर्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। इनको जो है वो कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब इनको एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है ये मॉडिफाइड लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं। हम लोग स्टडी करेंगे एक चैप्टर में, ब्लड वाले चैप्टर में, कि लिम्फोसाइट के सेल्स क्या होते हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ WBCs की ही एक टाइप होती हैं। इनको मेशनिकोव नाम का साइंटिस्ट था, 1882 में उसने डिस्कवर किया था। और इनका जो मेन फंक्शन है वो है फैगोसाइटिक एक्टिविटी करना, फैगोसाइटोसिस करना। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फिंग करना, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना, निगल जाना, खा जाना, एनगल्फिंग करना। तो इसके अंदर जो है एक क्लास ऑफ लिम्फोसाइट है जिनको बोला जाता है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स यहाँ पर जो है ये इन्नेट इम्यूनिटी के सेल्स हैं। एक और सेल्स हम लोग जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में स्टडी करेंगे जिनको हम लोग सिर्फ किलर सेल्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल, या उनको किलर टी सेल्स भी बोलते हैं। तो वो किलर टी सेल्स जो रहते हैं वो नेचुरल किलर टी सेल्स से अलग होते हैं। उनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है और इनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये
रेडीमेड हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही सिग्नल आता है इनको, ये फ़ौरन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक करके उनको किल करते हैं। और ये ज़्यादा जो एक्टिव होते हैं ये वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट और ट्यूमर के अगेंस्ट, जो ट्यूमर फॉर्म करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग ऑन्कोजेनिक एजेंट्स कहते हैं, उनके अगेंस्ट ज़्यादा एक्टिव होते हैं ये। तो ये हो गए हमारे थर्ड टाइप के बैरियर। फिर है फोर्थ कैटेगरी का एक और बैरियर है, वो है फीवर। तो फीवर हमको सबको पता है कि क्या होता है। मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में जब हमारी बॉडी इम्यूनिटी जनरेट करती है या जब उसका रिस्पॉन्स जनरेट करती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये इंक्रीज टेम्परेचर जो होता है ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हॉस्टाइल होता है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो है वो रोकता है। तो फीवर आना, मतलब हमको जो बुखार आता है, फीवर जो आता है, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सेल डिवीज़न होता है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रुक जाता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। और हमारी बॉडी जो है, जब फीवर आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंटरनली जो है वो फाइट करने की कोशिश कर रही है। मतलब एक वॉर, एक बैटल जैसा चल रहा है एंटीजन के बीच में और हमारी बॉडी के सेल्स के बीच में। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो एक ये नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। कोई इन्फेक्शियस एजेंट अगर हमारी बॉडी में इंटर होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैरासाइट, तो हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करके उसको किल करने की कोशिश करती है और फिर उस बाद में हमारी बॉडी उससे रिकवर होने की कोशिश करती है। तो ये भी एक तरह का जो है वो बैरियर है। अब नेक्स्ट फिफ्थ जो बैरियर है वो है एक्यूट फेज प्रोटीन्स। एक्यूट फेज मतलब कि ऐसी कंडीशन, एक्यूट कंडीशन हम लोग किसको बोलते हैं? एक्यूट कंडीशन उसको बोलते हैं कि जहाँ पर सिम्टम्स जो हैं बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। जैसे मान लो आज कोई पर्सन जो है बहुत हेल्दी है, अचानक से सुबह में सो करके वो उठता है तो उसको बहुत तेज़ फीवर है, बहुत तेज़ बॉडी पेन है, फीवर है और हेडेक है। तो इसका मतलब कि उसको एक रात भर में जो है वो कुछ ऐसे चेंजेस हो गए बॉडी में कि उसकी बॉडी जो है वो अचानक से इतना हाई टेम्परेचर हो गया, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया, हेडेक स्टार्ट हो गया, बॉडी पेन स्टार्ट हो गया, वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाए। तो ये सब एक्यूट फेज़ है जहाँ पर सिम्टम्स जो हैं वो बहुत सारे और बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो ये एक्यूट फेज़ को रिलैक्स करने के लिए, इसको रिलीव करने के लिए हमारी बॉडी जो है एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल डिफेंस कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है। एंड दीज प्रोटीन्स दे आर कॉल्ड एक्यूट फेज प्रोटीन। शॉर्ट में इसको APP लिखते हैं हम लोग, एक्यूट फेज प्रोटीन। बहुत सारे जो है वो इस तरह के एक्यूट फेज प्रोटीन्स होते हैं। जैसे एक जो कॉमन है जिसको हम लोग CRP बोलते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन। CRP जो होता है इसको टेस्ट भी किया जाता है जब कोई पर्सन जो है उसको फीवर आ रहा है और फीवर का कोई कॉज नोन नहीं है, मतलब फीवर क्यों आ रहा है उसकी कोई वजह मालूम नहीं है और बहुत सारे दूसरे टेस्ट जो है वो रिज़ल्ट शो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर लोग जो है वो CRP टेस्ट करवाते हैं। तो CRP टेस्ट अगर किसी का पॉजिटिव है, मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन्स अगर जो है वो प्रेजेंट हैं किसी के ब्लड में, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो इन्फेक्शन ज़रूर हुआ है बॉडी में। इससे ये नहीं मालूम पड़ता है कि कौन से बैक्टीरिया का या कोई कौन से पैरासाइट का इन्फेक्शन है, ये नहीं मालूम पड़ता है, बट इट डिनोट्स दैट समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग इनसाइड द बॉडी। सो ऐसे ही मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, अल्फ़ा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, सीरम अमाइलॉइड प्रोटीन्स होते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जब हमारी कंडीशन एक्यूट होती है, यानी अचानक से फीवर आ जाता है या अचानक से कोई ऐसे सिम्टम आ जाते हैं जो है नॉर्मल हो, तो ये सारे प्रोटीन का जो कंटेंट है हमारी बॉडी में वो बढ़ जाता है। तो इनको हम लोग जो है वो APP यानी एक्यूट फेज प्रोटीन बोलते हैं। और इनको टेस्ट करने से ये मालूम पड़ता है कि इन्फ्लेमेशन का लेवल क्या है, मतलब कितना कंडीशन जो है वो कितनी एक्यूट है। सो दीज आर द फ्यू बैरियर। ये सब ऐसे बैरियर हैं जो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं और इनके लिए कोई प्रीवियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बाय बर्थ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कुछ हो गए बैरियर्स। तो ये 5 टाइप के हमने जो है वो बैरियर्स पढ़े हैं और ये बैरियर्स जो है ये हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के अंडर में आते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी यहाँ तक कि हम लोगों ने स्टडी किया है। फिर जो सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी है इट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये एडप्टिव इम्यूनिटी भी होती है, मतलब हम एडप्ट करते हैं और इसको एक्वायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम बर्थ के बाद इसको एक्वायर करते हैं, मतलब गेन करते हैं, हासिल करते हैं कहीं ना कहीं से इसको। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वहाँ पर बैरियर्स नहीं होते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो डायरेक्टली वर्क करती है एंटीजेंस को किल करके उनको उनकी एक्टिविटीज़ को
स्टॉप करके। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो एक्शन होता है वो बहुत स्ट्रेटेजिक होता है और बहुत प्लानिंग के साथ में होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फीचर्स हम लोग स्टडी करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी बहुत सारे फिर सब टाइप्स हैं, तो उसके टाइप्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।